हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास +1। आज हम यूनिट 2 का सेशन 2 पढ़ेंगे। तो यूनिट 2 है नर्सरी मैनेजमेंट और इसका सेशन 2 है ग्रोइंग मीडिया एंड नर्सरी बेड प्रिपरेशन। जॉब रोल है आपका फ्लोरिकल्चरिस्ट ओपन कल्टीवेशन। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रोइंग मीडियम कि ग्रोइंग मीडियम क्या होता है, ग्रोइंग माध्यम क्या होता है। ठीक है, the material in which plants grow in a pot is known as potting material and is commonly called the growing medium or potting medium. The selection of the type of potting material is important as the growth of plants completely depends on it. The main function of the growing medium is to supply nutrients, air, and water to the roots of the growing plants. It is, therefore, desirable that an ideal growing medium is porous and allows aeration. वह सामग्री जिसमें गमले में पौधे उगते हैं उसे पॉटिंग सामग्री के रूप में जाना जाता है और आमतौर पर इसे ग्रोइंग माध्यम या पॉटिंग माध्यम कहा जाता है। पॉटिंग सामग्री के प्रकार का चयन महत्वपूर्ण है क्योंकि पौधों की वृद्धि पूरी तरह से इस पर निर्भर करती है। ग्रोइंग माध्यम का मुख्य कार्य बढ़ते पौधों की जड़ों को पोषक तत्वों, हवा और पानी की आपूर्ति करना है। इसलिए यह वांछनीय है कि एक आदर्श बढ़ता हुआ माध्यम या ग्रोइंग मीडियम झरझरा हो अर्थात छिद्रपूर्ण हो और वातन की अनुमति देता हो अर्थात वातानुकूलित हो। अब देखिए, ग्रोइंग मीडियम क्या है। ग्रोइंग मीडियम बेसिकली वह मिक्सचर है जो हम गमले में भरते हैं और जिसमें हम पौधे को ट्रांसप्लांट करते हैं। ठीक है, किसी भी पौधे को लगाने से पहले गमले में हम एक पॉटिंग मिक्सचर, एक ग्रोइंग मीडिया डालते हैं। तो वो जो ग्रोइंग मीडिया होता है, जो मिक्सचर ऑफ कंपोस्ट होता है, सैंड होता है, सॉइल होता है, मतलब डिफरेंट जो उसमें माध्यम होते हैं, जो डिफरेंट उसमें क्या बोल सकते हैं हम, मीडियम। ठीक है, जो डिफरेंट पार्ट्स हम उसमें डालते हैं उसको हम ग्रोइंग मीडियम कहते हैं। ठीक है, बेसिकली इसका जो होता है, देखिए मिट्टी है उसमें पौधा लगता है तो वो क्या करता है, हवा, पोषक तत्व, पानी जो है वो पौधे को दे रहा है। तो सेम वही है, ग्रोइंग मीडियम का भी पर्पस वही होता है, न्यूट्रिएंट्स और पानी, पोषक तत्व, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पौधे को देता है ये। ठीक है, और मीडियम जो है बहुत ज़्यादा चिकना, मतलब क्ले या डैम्प, मतलब वैसा नहीं होना चाहिए, वो पोरस होना चाहिए, भुरभुरा होना चाहिए। ठीक है, उसमें छिद्र प्रॉपर होने चाहिए, मतलब सैंड, कंपोस्ट, सॉइल अनुपात ठीक होना चाहिए ताकि प्रॉपर एरेशन भी हो उसमें और उसमें जो पानी जो है वो स्टेगनेंट ना रहे, पानी खड़ा ना रहे। ठीक है, पानी की जो पर्कुलेशन है वो प्रॉपर हो। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ग्रोइंग मीडिया। ग्रोइंग मीडिया के प्रकार। अब देखिए, मैंने मीडिया बताया, ग्रोइंग मीडियम बताया, तो वो भी डिफरेंट पार्ट से मिलकर बना है। ठीक है, तो अब डिफरेंट डिफरेंट वो पार्ट्स कौन से हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है गार्डन सॉइल। Light and sandy soils are ideal growing media, while loamy, silt, or clay soils are not preferred due to poor aeration and stickiness. The soil contains both organic and inorganic matters. बगीचे की मिट्टी, नॉर्मल मिट्टी जो होती है उसके बारे में बात करेंगे। हल्की और रेतीली मिट्टी आदर्श ग्रोइंग मीडिया है, जबकि दोमट, गाद या चिकनी मिट्टी खराब बातन और चिपचिपाहट के कारण पसंद नहीं की जाती है। मिट्टी में कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थ होते हैं। देखिए, गार्डन सॉइल जो नॉर्मल सॉइल होती है उसको भी हम इसमें लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि लाइट एंड सैंडी सॉइल्स है ना, मतलब हल्की मिट्टी। बहुत ज़्यादा जो हैवी सॉइल होती हैं वो हम प्रेफर नहीं करेंगे। ठीक है, लेंगे मिट्टी ही, लेकिन हम हैवी सॉइल जो है उसको प्रेफर नहीं करेंगे। इसमें हल्की भुरभुरी मिट्टी, जो मृदा जो है वो लेते हैं हम एज अ गार्डन सॉइल। ठीक है, कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थ जो हों वो उसमें होने चाहिए। ठीक है, मिक्सचर होना चाहिए। सेकेंड आ गया हमारे पास सैंड। लार्ज पार्टिकल साइज मेक्स दिस मीडियम मोर पोरस, एरेटेड एंड वेल ड्रेन्ड।
The water holding capacity of this medium decreases with an increase in the size of the particle. The usual size of sand is 0.05 to 2 mm. Quartz sand is a useful growing medium, but it lacks in nutrient content. It is relatively inexpensive and heavy. Generally, it is mixed with soil and used as a well-drained porous medium. सैंड अर्थात रेत बड़े कण का आकार इस माध्यम को अधिक छिद्रपूर्ण, वातित और अच्छी तरह से सूखा बनाता है. वेल ड्रेन्ड, पानी जिसमें ना टिके, निकास जो है वो प्रॉपर हो. ठीक है. इस माध्यम की जल धारण क्षमता कण के आकार में वृद्धि के साथ घट जाती है. मिट्टी का कण, आप सैंड का कण जो मिट्टी के कण से बड़ा होता है, तो जब कण वो बड़ा है तो पानी के थामे रहने की क्षमता भी घट जाती है. ठीक है. मतलब उसमें पर्कुलेशन प्रॉपर होगी, ड्रेनेज जो है वो उसमें प्रॉपर होगी. रेत का सामान्य आकार 0.05 से 2 मिलीमीटर का होता है. क्वार्ट्ज रेत एक उपयोगी बढ़ता माध्यम है, मतलब ग्रोइंग मीडियम है, लेकिन इसमें पोषक तत्व की कमी होती है. पोषक तत्व इसमें भरपूर नहीं होते ही नहीं है. ठीक है. बहुत कम, वेरी लेस अमाउंट नहीं होते. यह अपेक्षाकृत सस्ती और भारी है. आमतौर पर यह मिट्टी के साथ मिश्रित होता है और एक अच्छी तरह से सूखा हुआ झरझरा माध्यम, छिद्रपूर्ण माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है. एक पर्कुलेशन के लिए और अच्छी ड्रेनेज के लिए रेत जो है वो ज़रूर मिक्स की जाती है ग्रोइंग मीडिया में. ठीक है. ये जो सोइल है, रेत है और कंपोस्ट है, ये मिश्रण, तीनों का मिश्रण तो माना गया है. ये तीन चीज़ें जो हैं वो तो चाहिए ही चाहिए. ठीक है. बाकी मिले या ना मिले वो डिपेंड करता है, बट ये 3 चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी होती हैं किसी भी पॉटिंग मिक्सचर को बनाने के लिए. ये देखिए नेक्स्ट पिक है. इसमें मैंने बताया हुआ है कि जो अपर है वो सैंड है और जो नीचे हाथ में ली गई है दैट इज द सॉइल. देखिए नेक्स्ट आ गया कंपोस्ट. It is decomposed organic matter used with soil. Dropped leaves, twigs, grass clippings, cattle feed waste, and farm animal excreta are some of the common ingredients that are used for the preparation of compost. All these are allowed to decompose in a pit prepared at the farm. Compost contains major and minor nutrients that plants need for growth. कंपोस्ट अर्थात खाद. अब ये खाद क्या है? यह विघटित कार्बनिक पदार्थ है जिसका उपयोग मिट्टी के साथ किया जाता है. गिरे हुए पत्ते, टहनियाँ, घास की कतरन, मवेशियों का चारा और खेत में पशुओं का मल कुछ सामान्य तत्व हैं जिनका उपयोग खाद की तैयारी के लिए किया जाता है. इन सभी को खेत में तैयार किए गए गड्ढे में सड़ने दिया जाता है. खाद में प्रमुख और छोटे पोषक तत्व होते हैं जिनकी पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यकता होती है. अब देखिए खाद जो है वो आपने देखा होगा कि फार्म लेवल पर ही फार्मर्स जो हैं वो बनाते हैं. ठीक है. फार्म में ही वो जो गोबर है उसको इकट्ठा करते रहते हैं. जो भी घास फूस है, खरपतवार है, वो भी उसमें मिक्स होते हैं. जो पत्ते वगैरह फील्ड में गिरे हैं उनको भी मिक्स करते हैं और कुछ समय के बाद वो सड़ गल कर तैयार हो जाती है. जब वो प्रॉपर सड़ गल कर तैयार हो जाती है फिर उसको मुख्य खेत में, मेन फील्ड में, क्रॉप में उसका इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है. और उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या फिर जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, वो जो है वो उपलब्ध होते हैं कंपोस्ट में. ओके. नेक्स्ट आ गया हमारे पास स्फेग्नम मोस. It has excellent water holding capacity and can hold water many times its weight. It is commonly used as rooting medium in air layering. It is comparatively costly and not available easily. स्फेग्नम मोस है, इसमें पानी की उत्कृष्ट क्षमता है, मतलब पानी को थामे रखने की उत्कृष्ट क्षमता है. ठीक है. पानी को अच्छे से ये होल्ड करके रखता है, पानी को अच्छे से ये थामे रखता है और यह अपने वजन से कई गुना पानी सोख सकता है और अपने वजन से कई गुना पानी भी ये सोख लेता है. ठीक है. जैसे शवाल भी आपने देखी होगी, सर्दी वर्षा ऋतु में शवाल वगैरह आ जाती है, तो वो शवाल अगर आप सूखी निकाल के रख लें, उसको पानी में डुबो कर रखें, तो बहुत ज़्यादा पानी जो उसको वो सोख लेता है.
इसे आमतौर पर एयर लेयरिंग में रूटिंग माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है। एयर लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग करते हैं जैसे पौधों में नया पौधा तैयार करने के लिए, ठीक वैसे ही एयर लेयरिंग की जाती है, जो लगे हुए पौधे में ही उसकी एक टहनी चूस करके उसकी छाल निकाल कर उसमें एयर लेयरिंग की जाती है। एयर लेयरिंग जो है बेसिकली जो है वो इसमें अमरूद वगैरह में भी की जाती है एयर लेयरिंग, ठीक है। तो उसमें क्या है, स्फेगनम मोस का उसमें रोल होता है, क्योंकि वो पानी को होल्ड करके रखता है, रूटिंग अच्छी आती है। और ये तुलनात्मक रूप से महंगा है और आसानी से उपलब्ध नहीं है। तो ये देखिए, ये ऊपर कंपोस्ट दी गई है और नीचे ये देखिए ये स्फेगनम मोस दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास पीट। Peat consists of residues from a marsh swamp. It comprises some organic nitrogen. It helps in fast vegetative growth. It is commonly used for growing newly rooted cuttings or newly germinated seeds. Peat पीट में दलदली मृदा के अवशेष होते हैं। इसमें कुछ कार्बनिक नाइट्रोजन शामिल है। ये तेजी से वनस्पति विकास में मदद करता है। आमतौर पर इसका उपयोग नई जड़ वाली कटिंग और नए अंकुरित बीजों को उगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। पीट जो है दलदली मृदा होती है, ठीक है। मिट्टी ये बिल्कुल ऐसे ब्लैकिश सी ये मिट्टी होती है, ठीक है। इसमें भरपूर मात्रा में इसमें नाइट्रोजन जो है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो है वो पाया जाता है और वेजिटेटिव पौधे की बढ़त के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है जो पीट होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कॉयर पीट. It is obtained from coir fiber dust. It is acidic in nature and has a pH of about 5. It has a high water retention capacity. Coir peat. ये कॉयर फाइबर धूल से प्राप्त किया जाता है। यह प्रकृति में अम्लीय है और इसका पीएच लगभग 5 है। इसकी उच्च जल धारण क्षमता है। कॉयर पीट नारियल देखा है, नारियल का छिलका जो है कॉयर फाइबर जिसको हम बोलते हैं, जब वो कॉयर फाइबर छिलते हैं तो उसको जो है वो डस्ट में तब्दील किया जाता है, उससे बारीक बारीक जो है वो उसका फाइबर जो है वो झड़ता है, ठीक है, जिसको कॉयर फाइबर डस्ट कहते हैं, ठीक है। उस डस्ट का इस्तेमाल जो है वो पॉटिंग मिक्सचर में किया जाता है, ठीक है। ये जो है वो अम्लीय होता है, इसका पीएच 5 होता है। ये भी बड़ा अच्छा पानी को रिटेन करके रखता है, हालांकि इसमें कोई भी न्यूट्रिएंट कंटेंट नहीं है, लेकिन पानी को थामे रखने की क्षमता इसमें अच्छी होती है। ये देखिए, ये पिक दी गई है ऊपर, जो ब्लैकिश कलर के जो मिट्टी जो निकाल के रखी हुई है, दैट इज आर पीट। और जो नेक्स्ट है भूरे रंग का हाथ में लिया हुआ, ये है कॉयर पीट। दिस वन इज कॉयर पीट। नेक्स्ट आ गया हमारे पास वर्मिकुलाइट. इट इज केमिकली हाइड्रेटेड मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आयरन सिलिकेट. It is produced by heat treatment of mica. It is porous and light in weight. It has a good water holding capacity. तो वर्मिकुलाइट क्या है? यह रासायनिक रूप से हाइड्रेटेड मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आयरन सिलिकेट है। इसका उत्पादन माइका के ऊष्मा उपचार द्वारा किया जाता है। यह वजन में झरझरा मतलब छिद्रपूर्ण और हल्का होता है। इसकी जल धारण क्षमता अच्छी होती है, ठीक वैसे ही जैसे स्फेगनमोस की बात थी, कॉयर पीट की बात थी, उनमें भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, ठीक वैसे ही वर्मिकुलाइट में भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो अच्छी होती है। नेक्स्ट वन इज पर्लाइट. इट इज अ नेचुरल मिनरल ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन विच इज लाइट वेट. द pH is usually neutral to slightly alkaline. पर्लाइट है, ये ज्वालामुखी मूल का एक प्राकृतिक खनिज है जो हल्के वजन का है। इसका वजन हल्का होता है, व्हाइटिश कलर में ये होता है, बहुत ही लाइट होता है ये। जैसे आपने थर्मोकोल अगर आप काटते हो तो थर्मोकोल के छोटे छोटे दाने जो हैं वो बिखरते हैं, है ना, थर्मोकोल काटने पर वो बिखरता है, दैट इज वेरी लाइट इन वेट। सेम ये पर्लाइट है जो ज्वालामुखी मूल का प्राकृतिक खनिज है और हल्के वजन का होता है। पीएच आमतौर पर निम्न से थोड़ा क्षारीय होता है और वेरी लाइट वेट। ओके, थर्मोकोल रखो इसको, पर्लाइट। ये देखिए, ये एग्जाम्पल है
this one is vermiculite, and the white portion is perlite. Okay, next है sawdust. These are the byproducts of sawmills. It is easily available and cheap. It is poor in nutrient content but can be used after the addition of nitrogen. sawdust है, ये आरा मिलों के उप उत्पाद हैं। यह आसानी से उपलब्ध और सस्ता है। यह पोषक तत्व सामग्री में निम्न है, खराब है। इसमें न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बिल्कुल नहीं होते, लेकिन नाइट्रोजन मिलाने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। नाइट्रोजन मिलाने के बाद इसको हम मिक्स कर सकते हैं एज अ पॉटिंग मिक्सचर, या हम इसको एक अच्छा गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के तौर पर भी इस कंटेंट को हम जो है वो मिक्स कर सकते हैं एज अ पॉटिंग मिक्सचर में। सो देखिए ये है साडस्ट। साडस्ट देखो, जो लकड़ी को जब हम सॉ मिल में ग्राइंड करते हैं तो उससे लकड़ी का बुरादा निकलता है। देखो लकड़ी के पीसेस भी हैं और बुरादा भी है, तो ये जो बुरादा निकल रहा है दिस इज कॉल्ड साडस्ट। इसका इस्तेमाल भी हम करते हैं। नेक्स्ट आ गया पॉटिंग मिश्रण, पॉटिंग मिक्सचर। फॉर पॉटिंग ऑफ रूटेड कटिंग एंड यंग सीडलिंग्स, एक जड़ वाली कटिंग्स या फिर युवा पौधे को लगाने के लिए कैसा पॉटिंग मिश्रण चाहिए होता है? 1 और 2 पार्ट सैंड, 1 या 2 हिस्सा सैंड का ले लेंगे, 1 पार्ट लोमी सॉइल, 1 हिस्सा दोमट मिट्टी का ले लेंगे, हल्की दोमट मिट्टी, एंड 1 पार्ट पीट मोस या फिर लीफ मोल्ड, और 1 पार्ट हम पीट मोस का ले लेंगे या सड़े गले पत्तों का ले लेंगे। ये ले लेंगे हम रूटेड कटिंग्स के लिए या फिर युवा पौधों, नई बिल्कुल फ्रेश सीडलिंग्स के लिए। नेक्स्ट आ गया फॉर पॉटिंग जनरल कंटेनर ग्रोन नर्सरी स्टॉक। ठीक है, तो सामान्य कंटेनर में अगर नर्सरी स्टॉक जो है उसको उगाना है हमने, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 पार्ट सैंड का ले लेंगे, 4 हिस्से हम लोमी सॉइल के ले लेंगे, और 2 पार्ट पीट मोस या फिर लीफ मोल्ड का, सड़े गले पत्ते जो भी कंपोस्ट वगैरह होती है उसका ले लेंगे, और 1 पार्ट जो है वो बड़ी अच्छी सड़ी गली FYM मीन्स फार्म यार्ड मैन्योर कंपोस्ट का हम ले लेंगे। ये एक पॉटिंग मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास नर्सरी बेड एंड इट्स इंपॉर्टेंस, कि नर्सरी बेड क्या है, उसका महत्व क्या है। A nursery bed is a well-prepared piece of land used for raising seedlings or rooting planting material. Seedlings are transplanted at a definite stage of growth from nursery bed to the main field. Nursery bed is a small plot of 1 meter width, 10 to 15 centimeter height, and length depends upon the area where the seeds are sown. नर्सरी बेड रोपाई या रोपण सामग्री को उगाने के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि का एक अच्छी तरह से तैयार किया गया टुकड़ा होता है। नर्सरी बेड से मुख्य क्षेत्र तक विकास के एक निश्चित चरण में बीजारोपण किया जाता है। नर्सरी बेड जो है वो हम उसमें रोपाई करते हैं, सीडलिंग्स को हम रेज करते हैं। ठीक है, इसलिए हम नर्सरी बेड को लगाते हैं। जो भी छोटे बीजों की जो वेजिटेबल्स होती हैं, जो वेजिटेबल्स जिनकी नर्सरी उगाई जाती है और मेन फील्ड में जिनकी सीडलिंग्स को ही ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो नर्सरी बेड उनके लिए बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वो नर्सरी एरिया कितना है, 1 मीटर उसकी चौड़ाई होनी चाहिए नर्सरी बेड की, 10 से 15 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए, और लंबाई जो है वो डिपेंड करता है कि लैंड कितनी है, लेकिन चौड़ाई और जो उसकी ऊंचाई है वो इतनी ही होनी चाहिए। ऊंचाई होगी तो अच्छी ड्रेनेज होगी, पानी जो है वो खड़ा नहीं रहेगा। चौड़ाई 1 से 1.5 मीटर या 1 से 1.2 मीटर इसलिए रखी जाती है ताकि उसमें जितने भी इंटरकल्चरल ऑपरेशंस हैं वो अच्छे से प्रॉपर वे से की जा सके। उसमें वीडिंग है, जितनी जो भी चीज़ें हैं, होइंग है, वो अच्छे तरीके से उसमें की जा सके, इसीलिए चौड़ाई जो है वो कम रखी जाती है। नेक्स्ट आ गया एडवांटेजेस, मतलब लाभ। तो सबसे पहला है ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ अ प्लॉट
इट बिकम्स ईजी टू लुक आफ्टर द जर्मिनेटेड सीड्स एंड सीडलिंग्स। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई हुई हैं नर्सरी में कि अब इसका लाभ क्या है कि एक जब वो एरिया छोटा है नर्सरी का तो अंकुरित बीज या फिर पौधे की देखभाल करना हमारे लिए आसान हो जाता है। नेक्स्ट वन इज फेवरेबल कंडीशंस कैन बी प्रोवाइडेड एफिशिएंटली इन अ रिलेटिवली स्मॉल एरिया। एक अच्छी कंडीशंस देना उसको ग्रो करने के लिए वो एक छोटे एरिया में वो कंडीशंस देना इजी हो जाता है। उसको वाटरिंग, उसको न्यूट्रिएंट्स, उसकी प्रॉपर देखभाल करना जो है वो इजी हो जाता है छोटे एरिया में इन कंपैरिजन टू द लार्ज एरिया। कंट्रोल ऑफ डिजीजेस एंड पेस्ट कैन बी डन इजीली। ठीक उसी प्रकार से एरिया छोटा है तो उसमें जितनी बीमारियां लग रही हैं, कीट लग रहे हैं, उनका नियंत्रण करना भी आसान हो जाता है। Next one is raised bed avoids water stagnation and provides aeration to roots. It will enhance their fast growth and better establishment of a seedlings. तो अगर ज़मीन से उठा नर्सरी बेड है, मैंने पीछे ही बताया आपको, तो उसमें क्या है कि पानी जो वो स्टेगनेंट नहीं रहेगा, खड़ा नहीं रहेगा, उसको बड़े अच्छे से उसकी ड्रेनेज हो जाती है। पौधा जो है वो अधिक पानी खड़ा रहेगा तो जड़ें सड़ सकती हैं, पौधा खराब हो सकता है। प्रॉपर ड्रेनेज के कारण पौधे की बढ़त भी अच्छी होती है और अच्छी तरह से वो खुद को वहां पर स्थापित कर लेता है उस जगह पर। नेक्स्ट पॉइंट है द परसेंटेज ऑफ सीड जर्मिनेशन इंप्रूव्स। बीज अंकुरण जो है, बीज अंकुरण दर जो है वो अच्छी हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द टाइम पीरियड ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ द प्रीवियस क्रॉप इंक्रीजेज। अगर नर्सरी बेड हमने लगाया है, उसमें बीज हमने लगाए, एक नर्सरी तैयार की, सीडलिंग्स हमने तैयार किए, फिर उनको हम न्यू मेन फील्ड में हम उनको लगाएंगे, तब तक क्या हो जाएगा, जो मेन फील्ड में पहले की फसल लगी हुई है उसकी प्रॉपर हार्वेस्टिंग के लिए हमारे पास समय होगा। उस बेड को प्रॉपर क्लीन करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए भी हमारे पास समय हो जाएगा। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ नर्सरी बेड। नर्सरी बेड इसीलिए ज्यादा जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स ये था आज के हमारे टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा और ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट जो हमारी प्रेजेंटेशन होगी वो किस पर होगी? सबसे पहले हम साइट सिलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि नर्सरी बेड के लिए कैसे साइट का चयन हमें करना चाहिए, कैसे उसकी लोकेशन होनी चाहिए, कैसे उसकी टोपोग्राफी होनी चाहिए, जो भी है वो साइट सिलेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद प्रिपरेशंस ऑफ नर्सरी बेड्स। नर्सरी बेड कौन कौन से होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ नर्सरी बेड्स होते हैं। ठीक है, रेज्ड होता है, संकन होता है, फ्लैट बेड्स होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनको कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।